दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के पहले अध्याय क्या, कब, कहां और कैसे के बारे में। दोस्तों इस अध्याय की यह दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे और भी बहुत सारी बातों का अध्ययन हमने किया था। आज की इस वीडियो में हम इससे आगे की कहानी का अध्ययन करेंगे। परंतु दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को समझ सकें। और साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्ययन क्या, कब, कहां और कैसे के बारे में। दोस्तों आज की इस कहानी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं देश के नाम से। हम जिस देश में रहते हैं उसको भारत और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। परंतु क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर भारत का नाम इंडिया या भारत पड़ा कैसे? दोस्तों यह इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस शब्द संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से निकला है। भारत में बहने वाली सिंधु नाम की नदी के कारण भारत का यह नाम पड़ा। लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस या इंडस कहकर पुकारा और इस नदी के पूर्व में जो स्थान स्थित था उसे इंडिया कहा गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। 1960 में भारत और पाकिस्तान की सरकार के बीच एक सिंधु समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंधु नदी का जो जल है उसके उपयोग करने का प्रावधान किया गया था। इस संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग कर सकता है, जबकि 80% जल का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में बहता है। दोस्तों इंडिया के संबंध में जहां तक भारत शब्द का इस्तेमाल का प्रश्न है, तो यह कहा जा सकता है कि भारत जो शब्द का नाम है वो भरत नाम के आधार पर पड़ा है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के आधार पर किया गया है और इसका प्रारंभिक उल्लेख संस्कृत कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इस जो भरत शब्द है उसी से भारत शब्द निकला है और बाद में इसी भरत का प्रयोग भारत के रूप में किया जाने लगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानते हैं। दोस्तों अगर बात 1-2 दिन पुरानी हो तो हम खुद इसके बारे में जान सकते हैं टीवी से, अखबार से, रेडियो से, लेकिन अगर बात लाखों करोड़ों साल पहली हो तो बात थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। इसीलिए प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 स्रोत हैं। इन स्रोतों को हम लिखित और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत बांट सकते हैं। लिखित स्रोतों के अंतर्गत दोस्तों किताबें, पांडुलिपियां, विदेशी यात्रियों के विवरण जैसे स्रोतों को शामिल किया जाता है। जबकि जहां तक पुरातात्विक स्रोतों की बात है तो इसके अंतर्गत अनाज के दाने, महल के टुकड़े अवशेष, घरों के अवशेष, अभिलेख, हड्डियां आदि इनको शामिल किया जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे कि ये स्रोत क्या है और कितने महत्वपूर्ण है एवं इनकी क्या कमियां हैं। दोस्तों जिन प्राचीन पुस्तकों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वे प्राचीन पुस्तकें दरअसल हाथ से लिखी जाती थी और इनको पांडुलिपियां कहा जाता था। इन पांडुलिपियों के लिए अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के मैनू शब्द से बना है। मैनू का अर्थ होता है हाथ। इस प्रकार हाथ से लिखी जाने वाली जो पुस्तकें थी उनके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ऋग्वेद जैसी प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं वो हमें ताड़पत्र पर और हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले भूज नामक पेड़ की छाल के ऊपर लिखी हुई मिलती हैं। दोस्तों इतने लंबे समय बाद इनमें से बहुत सारी पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी हैं, परंतु जो पांडुलिपियां हमें मिलती हैं उनमें से बहुत सारी पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में सुरक्षित रखी गई थी। इन पांडुलिपियों से हमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में और व्यवहारों, राजाओं के जीवन तथा औषधि और विज्ञान आदि के विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा दोस्तों रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं उनसे और बहुत सारे नाटक तथा कविताएं हैं उनसे भी हमें प्राचीन काल के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ नाटक और महाकाव्य संस्कृत जैसी महाकाव्य जैसी भाषाओं में लिखे गए थे, कुछ तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में लिखे गए थे, जबकि कुछ प्राकृत भाषाओं में भी लिखे गए थे। प्राकृत भाषा आमतौर पर आम सामान्य लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी,
प्राचीन जो हमें पांडुलिपियां मिलती हैं, ऐसा माना जाता था कि उसमें सम्भ्रांत वर्ग के लोग, राजा, पुरोहित संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि जन सामान्य साधारण वर्ग के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन काल के विषय में हमें अभिलेखों से भी जानकारियां मिलती हैं। हालांकि अभिलेख भी एक तरह के लिखित स्रोत होते हैं, परंतु इनको अक्सर पहाड़ों पर, चट्टानों पर, स्तंभों पर लिखा जाता था और अक्सर ये राजाओं की आज्ञाएं होती थी या उनकी प्रशंसा में लिखी जाने वाली प्रशस्तियां हुआ करती थी। इनसे प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए राजा को मदद मिलती थी और दोस्तों इनको सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता था ताकि लोग समझ सके कि इनमें क्या लिखा है। अशोक एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने प्रारंभ में या शुरुआत में अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया था। अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, जिसके बारे में हम एक अलग अध्याय में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य वस्तुओं से भी हमें अतीत के बारे में जानकारियां मिलती हैं और इसके अंतर्गत हम इमारतें, अनाज के दाने, मूर्तियां, अस्थियां और औजार तथा शिलालेखों को शामिल करते हैं। इन सभी स्रोतों को हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल करते हैं और इन वस्तुओं को ढूंढने का काम अक्सर पुरातत्वविद करते हैं। पुरातत्वविद द्वारा दोस्तों जिन पुरावस्तुओं को खोजकर निकाला जाता है, उन वस्तुओं का इस्तेमाल करके इतिहासकारों द्वारा अतीत का निर्माण किया जाता है। अर्थात दो व्यक्ति हैं, पुरातत्वविद और इतिहासकार, ये दोनों मिलकर जासूसों की तरह कार्य करते हैं और ये मिलने वाले सुरागों के आधार पर बीते हुए समय के बारे में यानी कि अतीत के बारे में हमारे सामने चित्र प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों इतिहासकार प्राचीन जो सामग्रियां हैं उनसे मिलने वाली जानकारियों के लिए अक्सर स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत का मतलब होता है वह जानकारियां जो हमें पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई पुरावस्तुओं से मिलती है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपकी जानकारी का स्रोत क्या है, मतलब वह यह जानना चाहते हैं कि आप जो यह बात बता रहे हैं हमें, आपको यह कैसे पता है। तो दोस्तों इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों ही हमारे सामने जासूसों की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि स्रोत से मिलने वाली जानकारी का वे सुराग के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से वो पूरी तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, एक ऐसे समय में जब दुनिया बहुत पीछे थी और हमें कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब इसके बाद जो अगला बिंदु है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है अतीत एक या अनेक। दोस्तों यदि आप इस किताब के टाइटल को देखें तो उसका नाम है हमारे अतीत, लेकिन सवाल यह है कि अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो क्या यह संभव है कि एक बीता हुए समय को हम हमारे अतीत कहें? ऐसा क्या है कि हमने इस अतीत को हमारा अतीत न कहकर हमारे अतीत कहा है? क्या यह गलती के कारण तो नहीं हो गया या ये जानबूझकर किया गया है? दोस्तों इसका भी अपना एक मतलब है। अतीत का मतलब तो होता है बीता हुआ समय, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इस बीते हुए समय के अलग अलग मायने थे। जैसे कि एक ही समय में राजा के लिए उस समय का अलग मतलब था, किसी किसान के लिए अलग मतलब था, शिकारी और शिल्पकारों के लिए अलग मतलब था, जबकि घूम घूम कर यायावर जिंदगी बिताने वाले लोगों के लिए अलग मतलब था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक के नाम में हमारा अतीत शब्द का इस्तेमाल न करके हमारे अतीत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब एक है, यह है कि बीता हुआ समय तो एक ही था, लेकिन उस बीते हुए समय का मतलब या मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थे। इसीलिए इस पाठ्य पुस्तक में हमारा अतीत शब्द का इस्तेमाल न करके हमारे अतीत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ा भेद इस रूप में भी दिखाई देता है कि जो राजा होते थे, पुरोहित होते थे, वो अपने उनके बारे में हम जानकारियां जीवनियों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से और उनके द्वारा जो शिलालेख तैयार किए जाते थे उनसे, प्रशस्तियों से हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जहां तक समाज में किसानों के बारे में, घुमंतू लोगों के बारे में, यायावर लोगों के बारे में जानकारियां प्राप्त करने का प्रश्न है, तो उनके बारे में इन लिखित स्रोतों से हमें कोई जानकारियां नहीं मिलती और उन लोगों ने खुद भी अपना कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि लिखित परंपराएं उनके समाज में उपलब्ध ही नहीं थी। इसीलिए समाज के इस वर्ग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें अक्सर पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है या दूसरे स्रोतों के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, क्योंकि खुद इनके बारे में हमें लिखित दस्तावेजों से कोई जानकारी नहीं मिलती। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तारीखों का महत्व या तिथियों का महत्व। वैसे तारीखों को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस अध्याय में तारीखों के बारे में दो तरीके की बातें बताई गई हैं। दोस्तों हम अक्सर किताबों में देखते हैं ईसा पूर्व और ईसा सन।
इसका मतलब यह है कि हम तारीखों को ईसा के जन्म के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। ईसा के जन्म से पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले। जबकि ईसा के जन्म के बाद की कहानी को बताने के लिए हम अक्सर एडी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एडी का मतलब एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है कि ईसा के जन्म के बाद। तारीखों के मामले में हम अक्सर अंग्रेजी कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें यह माना जाता है कि दुनिया में जो तारीखों का सिलसिला था वो ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरू हुआ, और वह तारीख थी दोस्तों 111, मतलब 1 जनवरी सन 1। और उससे पहले तो बीच दुनिया थी, लेकिन उससे पहले दुनिया में जो घटनाएं घटी उनको ज्ञात करने के लिए हम तारीखों को ईसा के जन्म से पहले के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए इस पाठ के आधार पर हम तारीखों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद। ईसा के जन्म से पहले तारीखें उल्टी चलती हैं, जबकि ईसा के जन्म के पहले तारीखें के बाद तारीखें सीधी चलती हैं। उदाहरण के लिए आपसे यह पूछा जाए कि ईसा का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि सन 111 में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और उससे पहले आपसे पूछा जाए कि आप ईसा मसीह के जन्म से पहले जो कलिंग का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, और प्लासी का युद्ध था तब क्या हुआ था। तो इन दोनों तारीखों को जानने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिनके बारे में हम अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे। फिलहाल दोस्तों, कब, कहां, कैसे और क्या के बारे में यह थी दूसरी वीडियो। इसके साथ ही हम इस अध्याय का अंत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।